नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि गॉस थ्योरम जो है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दो ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि भाई मानकर चले हमारे पास ये एक वायर है, अगर मैं इसकी लेंथ को इनफाइनाइट मानकर चलूँ तो भाई इनफाइनाइट लेंथ को मैं पूरी की पूरी लेंथ को तो माप नहीं सकता। तो क्या करेंगे कि इसको एक छोटा सा इसका पार्टीशन मानना पड़ेगा कि हमें एक यूनिट लेंथ में इसका चार्ज कितना होगा और उस यूनिट लेंथ के चार्ज से ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिएगा निकालते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल निर्वाण से स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ वगैरह क्या होगी और लेंथ पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि गॉस थ्योरम क्या होती है। तो गॉस थ्योरम होती है बच्चे कि किसी भी एक चीज़ से जनरेट होने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। बस अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले अभी मैंने वायर लिया था, तो मैं वायर को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि सपोज दैट ये मेरा इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। इनफाइनाइट का मतलब है कि भाई नीचे भी कुछ होगा अभी और ऊपर भी कुछ होगा, लेकिन हमें उस पूरे के बारे में बात नहीं करनी और ना ही मैं इनफाइनाइट लेंथ का ड्रॉ कर सकता, तो इसी को आप इनफाइनाइट लेंथ मान लेना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी एक यूनिट लेंथ के मेजरमेंट के लिए बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ की तरफ देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो वायर है इसको मैंने थोड़ा जूम करके बनाया हुआ है। इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया है? क्योंकि हम देखिए नेगेटिव ही क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम जो भी कुछ काम करेंगे या जो भी पहला डेरिवेशन करते हैं या जो भी ऐसा कोई डेरिवेशन करते हैं जहाँ पर चार्ज की बात हो तो हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है। ठीक है, तो हमको ऐसा ही चार्ज लेना होगा। अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव में सारी डायरेक्शन जितनी है वो सारी रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, और देखिए एक स्टैंडर्ड जो तरीका है वो यही है कि हमको पॉजिटिव चार्ज ही लेकर चलना होगा। आप कर नेगेटिव से भी सकते हैं, लेकिन वही है कि बस डायरेक्शंस का फिर झोल हो जाएगा और आपके समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्शन, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी और इसके लिए क्या होगी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है कि आप पॉजिटिव लेकर के चले। ठीक है, अब इस पॉजिटिव का इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में हमको कैलकुलेशन करनी है। उसके बारे में कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों हमें एक इमेजिनरी सरफेस मानना पड़ेगा। जैसे कि इसी को अगर मैं वायर मानूं तो इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस मानना पड़ेगा हमको। सपोज करना पड़ेगा इसको टच ना करता हुआ। वो मानना क्यों पड़ेगा? कि इस वायर की वजह से उस सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वही हमको बता देगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो देखिएगा इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी, इसको बोला जाता है बच्चों गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस, यानी कि गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाता है। ये इमेजिनरी है इसलिए मैंने इसको डॉट 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 करके बनाया हुआ है, डैश्ड लाइन के साथ बनाया है। अब एक चीज़ और देखिए, सबसे पहले हमको डायरेक्शन का ही झोल समझना होगा कि किसी में क्या होती है और क्या नहीं होती। अब ये वायर है तो वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो सीधी सीधी है कि बाहर की तरफ ही होगी। तो मैंने यहाँ पर ये मानकर चले कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट मानकर चला एरिया का, और इस एरिया पर जो डायरेक्शन होगी वो ई इस तरफ होगी, बाहर की तरफ। इस साइड बात करें तो इस साइड में हम कह सकते हैं कि बाहर की तरफ होगी ई। अब एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए जनरली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं कि एरिया की डायरेक्शन नहीं होती, यही बोला जाता है कि एरिया की डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन हम एरिया की डायरेक्शन लेते हैं अगर एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने पर उसका इफेक्टिव मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये नोटबुक है, इसका एरिया एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन इसकी होगी नहीं। लेकिन क्या करूं अगर मैं यहां से कोई चीज़ ऐसी आ रही है कि जिसके लिए रेसिस्टेंस का काम करे, यानी कि रोकने का काम करे, और मैं ऐसे लगा दूं इसको तो रुक जाएगा।
ठीक है, अब रुक जाएगा। अब इसको मैं हल्का सा घुमा दूं तो जब यहाँ से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसके लिए इफेक्टिव एरिया तो ये होगा ना सामने वाला, और ये बिल्कुल पतला हो, नेग्लिजिबल साइज का हो मोटाई में यहाँ से, तो क्या होगा, ये नेग्लिजिबल एरिया हो जाएगा। यानी कि एरिया तो इसका भी वही का वही है, लेकिन इफेक्टिव एरिया नेग्लिजिबल हो गया। यानी कि ऐसे कंडीशन में जहाँ पर एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होने पर इफेक्टिव मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल। वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एरिया को। ठीक है, एरिया वेक्टर लेंगे, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एरिया के बिल्कुल 90 डिग्री के साथ होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एरिया की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है। अगर ये इस तरीके से है तो इसकी डायरेक्शन जस्ट ऊपर की तरफ है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर वो डायरेक्शन होती है। यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, इस तरीके से होगी। चलें अब, यानी कि यहाँ कंडीशन में जो होगा इसका एरिया वो क्या होगा, एरिया जो इसका होगा इसी डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री के साथ में, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री के साथ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है, तो आप यहाँ पर बताएंगे, देखिए दोनों के दोनों पैरेलल हैं या फिर एक ही पॉइंट से निकल करके जा रहे हैं, तो वहां पर इसका मतलब है कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब एक सरफेस और दो सरफेस और बच रहे हैं इसके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको A1 और यहाँ पर नाम दे दिया A1, और यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ, एरिया एलिमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर भी वही होनी है। देखिएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर है, तो उसी के जस्ट सामने की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, तो ये हो गया आपकी ई की डायरेक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो एरिया की डायरेक्शन इस तरीके से है कि जैसे कि अगर मैं किसी, ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि मैं किसी कागज को इस तरीके से मोड़ लूं और इसके अंदर बिल्कुल बीचों बीच मैं वायर, इसके अंदर बीचों बीच एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का मैं इमेजिन कर लूं, तो ये हो जाएगा हमारा वो उस टाइप का जैसे बना हुआ है। ठीक है, अब इस पेज को मैं मानकर चलूं गॉसियन सरफेस, तो ये बाहर की तरफ जितना भी कर्व्ड सरफेस है उसकी एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, रेडियली होगी, 90 डिग्री के साथ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम वही होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन जो होगी उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। अब इसके दो सरफेस तो और भी बचे, एक ये वाला और एक नीचे वाला। अब ये वाला जो सरफेस अगर मैं इसको भी ढक दूं तो जस्ट इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी 90 डिग्री के साथ, यानी कि ऊपर की तरफ होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, इसी तरीके से नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और इसकी एरिया की डायरेक्शन नीचे होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इसको मैंने मान लिया A2। यहाँ पर नीचे की तरफ हमने एक और एरिया एलिमेंट मान लिया, डायरेक्शन E की वही होगी जो पहले थी, और यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, इसको मैंने माना A3। यहाँ तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको करना क्या है, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दूसरा एक जनरल फॉर्मूला भी होता है हमारा कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यानी कि मैं वही चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई फाई ई जो है ई ए कॉस थीटा। अब ये देखिए, इस पूरे इनफाइनाइट लेंथ के वायर से जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो ओवरऑल होगा। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि जो टोटल फाई ई होगा वो क्या होगा, पहले वाला सरफेस देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर, आप कंफ्यूज ना हो, ये वही है जो ये है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों के लिए एरिया 1 लिखा है, क्योंकि जब ये अभी मैंने आपको कागज घुमा करके दिखाया था तो एरिया सेम था, वही था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं अलग अलग मैंने आपको डायरेक्शन के लिए इसलिए लिख दिया कि आप समझ जाएं। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा E(A1) cos थीटा प्लस E(A2) cos थीटा प्लस E(A3) cos थीटा। यानी कि यहाँ पर E(A1) के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। यानी कि मैं यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखूंगा E(A1) प्लस, अब E(A2) cos थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई हम E(A2) में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और सेम कंडीशन इसके लिए, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है तो ये भी हो जाएगा 0। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये देखें कि इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है
उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी जनरेट हो रहा है वो उसके रेडियली बाहर की तरफ जनरेट हो रहा है, इन पर नहीं हो रहा है। ये जो फ्लैट सरफेस है इस पर नहीं हो रहा, बाहर की तरफ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि जो ओवरऑल जो ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो E(A)(1) है। अब E(A)(1), E की वैल्यू तो E हमने मान ली, A कितना होगा अब एरिया, अभी मैंने आपको कागज घुमा करके दिखाया था, यानी कि अब ये जो था इसका एरिया निकालना, आपको कर्व्ड एरिया कितना होगा। तो कर्व्ड एरिया को क्या कर सकते हैं भाई, ये जो चीज़ें हमारी क्या होती है, सर्कल टाइप में जो होती है ये 2πr होती है सरकमफेरेंस, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ अगर मैं L मानकर चलूँ तो भाई क्या होगा, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो अब इसका एरिया निकालना जरा। कर्व्ड ये पूरा कागज ही तो था, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बताई थी भाई 2πr, यहाँ से यहाँ तक की L, तो एरिया होगा 2πr इंटू L, क्योंकि एरिया हमारा क्या होता है रेक्टेंगल का कि लेंथ इंटू विड्थ। अब इसकी जो लेंथ है वो तो है 2πr, विड्थ इसकी L है, तो हम क्या करेंगे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास एरिया निकल करके आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से E लिखूँ और क्रॉस करूँ इनमें 2πr इंटू L, ये हो गया आपका 5E, और ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। लेकिन गॉस ने साथ के साथ क्या बताया था कि गॉस ने बताया था कि जो किसी भी चीज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा कि गॉस ने जो बताया था वो ये बताया था। अब उसने बताया होगा तो किसी न किसी आधार पे बताया होगा और सही बताया होगा, तो हमें बराबर रख करके देखना है कि क्या निकल करके आता है। यानी कि ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है, तो हम दोनों इन दोनों को बराबर रखेंगे। यानी कि यहाँ पर आप रखें तो हमारे पास बचता है कि E2πr क्रॉस L इज इक्वल टू Q/ε0। सारी चीज़ों को बाहर कर देंगे क्योंकि हमको जो वैल्यू निकालनी है वो E की वैल्यू निकालनी है और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं निकालनी। तो E को सेपरेट कर लेंगे, बाकी सारा एक तरफ करेंगे, यानी कि E इज इक्वल टू Q/2πr(L)ε0। अब इसको थोड़ा और तरीके से लिखें तो एक चीज़ हमारे पास फॉर्मूला बनता है, देखिएगा। अभी मैंने बताया था कि इनफाइनाइट लेंथ का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो L लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ को मैंने L माना हुआ है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, जब इनफाइनाइट लेंथ का है तो मैं लेंथ को कैसे मेजर कर पाऊंगा, नहीं कर सकता ना। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी क्वांटिटी लूंगा जो कि लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, वो हर पूरी एक चीज़ के लिए चाहे लेंथ कितनी भी हो उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। और हम उस चीज़ को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लैम्डा से। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि Q/L। अब आप बोलोगे जी L तो इसमें आ रहा है, L पर चेंज करेगी। अब देखिएगा ये, यानी कि इसका मतलब ये है कि फिक्स यूनिट लेंथ में इतना चार्ज रखेगा, ठीक है। अगर एक वायर 1 मीटर में 10 कूलम का चार्ज रखता है और उसी वायर की लेंथ में 10 मीटर कर दूं तो चार्ज कितना होगा, सीधा सीधा उसी रेशो में बढ़ेगा। यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है, भले ही हमने L की वैल्यू चेंज करी। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये चेंज नहीं होगी इनफाइनाइट लेंथ के लिए। यानी कि मैं क्या करूंगा, देखिए Q/L है, Q/L की जगह पर मैं क्या रखूंगा, लैम्डा रखूंगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि λ/2πε0 और R। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ गया। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम होगी। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, गलत है, नहीं छोड़ सकते आप। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है बच्चे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं निकाला जाता, डायरेक्शन भी बतानी होती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो देखना जरा, हमने भी निकाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। यानी कि हमको यहाँ पर डायरेक्शन लिखनी होगी और वो डायरेक्शन होगी रेडियली बाहर की तरफ, यानी कि रेडियली आउटवर्ड्स। हो गया काम खत्म आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल कर आ गई। किसकी वजह से निकल कर आई है, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से। अब हमको निकालना क्या है भाई, हमने अभी लेंथ लिया, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ लेंथ ही हो। अब हम क्या निकाल सकते हैं कि इनफाइनाइट एक्सप्रेशन की अगर हमारे पास शीट हो, चादर हो, जैसे कि इसी कागज को मैं वापस लेता हूं। अभी तक हमने निकाला था इनफाइनाइट लेंथ का वायर, अब निकालेंगे शीट की वजह से। जो ये शीट है कि अगर ये शीट का जो एक्सप्रेशन है, यानी कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो इनफाइनाइट तक हो, अनंत तक हो, हमें पता ही ना कहां तक है, इसका भी निकालना हो कि भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा,
करते हैं। इनफाइनाइट एक्सप्रेशन की जो शीट होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा निकालते हैं। हमें देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या होगा, आपको किसी भी डेरिवेशन के लिए पिक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। यानी कि हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो इनफाइनाइट लेंथ की हमने पिक्चर ड्रॉ करी भाई। अब देखिएगा इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट ब्रेड्थ, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के पता नहीं कहाँ से कहाँ तक होगी, और हमें इसके बारे में जानना भी नहीं है। हमको क्या करना है, ये चार्ज है, आवेशित है, इसको चार्ज देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, प्लस प्लस मान लेते हैं। फिर से वही कि प्लस ही क्यों माना, तो उसके पीछे की वजह मैंने बता दी। अगर आप इसको माइनस मानना चाहें तो माइनस मान ले, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मानेंगे, बस डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन जब पहले बाहर की तरफ होती तो अब अंदर की तरफ हो जाएगी, अगर ऊपर की तरफ होती तो नीचे की तरफ हो जाएगी। पर डायरेक्शन का ही खेल होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल जो चीज होती है वो हम पॉजिटिव को लेकर के चलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सभी में लगभग एप्लीकेबल हो जाती है, और माइनस में हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो सकता है, और इस कंफ्यूजन की वजह से गलतियां भी हो सकती हैं। तो देखिएगा अब करेंगे क्या कि प्लस प्लस हमने लेकर के लगाया यहाँ पर। देखिएगा हमने भी इसको चार्ज कर दिया है। अब जाहिर, अब एक चीज मुझे बताइए, इसमें आपको ये कंफ्यूजन होगा कि इसमें हम गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने उसमें इनफाइनाइट लेंथ के बारे में भी तो हमने वो बनाया था एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में, इसमें भी सिलेंड्रिकल शेप में बना लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है एक और, कि ये इनफाइनाइट लेंथ की जो शीट है, अब इसमें सिलेंड्रिकल शेप बनाए तो फिर तो ये है कि कवर करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। कवर ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है भाई, ये मैंने शीट उठा ली, जितना ये पूरी की पूरी शीट कवर करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, रिप्रेजेंट करेगी, उसी रेशो में इसका छोटा सा एलिमेंट भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हम छोटे से को ना ले सकते क्या, पूरे को इतना लेना जरूरी, छोटे से को ले लो, बात खत्म हो जाएगी। अब छोटे से में सिलेंड्रिकल शेप का जो है, ये भी हमारे सिलेंड्रिकल शेप का मार्कर है। इसको इस शीट के अगर मैं आर पार कर दूं, बिल्कुल आर पार कर दूं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको गॉसियन सरफेस को। कैसा, गॉसियन सरफेस को। भाई इतना से काम चल जाएगा हमारा। यानी कि मैं यहाँ पर एक शीट वो बनाता हूँ सिलेंड्रिकल शेप का, यहाँ पर ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप। इसके अंदर जितना भी चार्ज है हम इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि बाहर से दिखेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ से निकलता हुआ ऐसे देखिएगा, इनको जो है थोड़ा साइज का आप ध्यान रख लें। अगर मैं इसको A1 मानूं, इसको A2 मानूं, क्या आपको और भी एरिया नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, एक तो एरिया ये वाला हो गया, एक एरिया ये वाला हो गया, ये वाला कर्व्ड एरिया भी तो होगा ना। तो इसको मैं मान लेता हूँ, कहीं भी मान लेता हूँ, यहाँ मान लूँ, क्योंकि कर्व्ड एरिया बराबर रहने वाला है। इसको मैं A3 मान लेता हूँ, A3। इसको मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट माना, इसको है A1, और इसको यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट माना, ये हो गया हमारा A2। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी परपेंडिकुलरली, यानी कि चार्ज से दूर की तरफ होगी। तो यहां पर देखें तो E की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, A की डायरेक्शन ये भी हमारी बाहर की तरफ होगी, A1 हो गया हमारा। यहां पर देखें तो E की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, A की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, A3 हो गया हमारा। यहां पर देखें तो E की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और A की डायरेक्शन वो भी बाहर की तरफ होगी। अगर उधर दिख नहीं रहा हो मैं इसलिए यहां पर लिख दे रहा हूं कि A2 होगा। हो गया काम खत्म। डॉटेड लाइन कर लेंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ये हमारा, ठीक है। कोई डाउट हो तो देखिए मुझे कमेंट में बता जरूर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी समझ में नहीं आता, कोशिश मैं ये पूरी करूंगा कि आपके समझ में आ जाए। देखिएगा अब करना क्या है, गॉसियन सरफेस बना लिया हमने, शीट भी बना ली हमने। अब करना क्या है, अब ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अरे सिंपल सा है, करते हैं, चलो यार। देखिएगा सबसे पहले हमको वही पता करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है हमारा phi E इज इक्वल टू EA cos थीटा। कर लेते हैं, लिखेंगे, यानी कि phi E इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब ये देखिए जितना भी टोटल फ्लक्स है वो सारा सम के बराबर होगा ना, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, इन तीनों का सम कर लेते हैं।
कैसे कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला करा था, यानी कि E(a1 cos थीटा प्लस E(a2 cos थीटा प्लस E(a3 cos थीटा) कर लिया। चलते हैं शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर यानी कि E(a1), ये E(a1) कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर हम कर लेंगे, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही प्रोडक्ट बचेगा E(a1). यहाँ पर देखें, सॉरी E(a2) है पहले, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी फिर से वही है, 0 डिग्री का एंगल है, तो यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये भी हमारे पास होगी E(a2). अब E(a3) यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है दोस्तों, तो 90 डिग्री के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 और 0 के प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है E(a1 प्लस E(a2). अब एक चीज़ और देखें आप, तो यहाँ पर अगर मैं एरिया इनका बराबर मानकर चलूँ, जो सिलेंड्रिकल शेप है वो आइडेंटिकल हो, यानी कि बिल्कुल एरिया बराबर है दोनों का फ्लैट सरफेस से इसका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, 2a, यानी कि ये हो गया फ्लक्स। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कि Q/ε0। दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब बराबर के लिए हम क्या कंडीशन करेंगे भाई, दोनों को बराबर रखेंगे, क्योंकि गॉस ने बताया था फ्लक्स इतना होता है, हमारा निकल कर क्या इतना होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर होते होंगे। तो क्या करेंगे, 2EA इज इक्वल टू Q/ε0, यानी कि अगर मैं यहाँ से E को सेपरेट करूँ तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि 2A/ε0। अब एक चीज़ और देखें आप, अभी इनफाइनाइट एक्सप्रेशन के मैंने बताई थी, तो इनफाइनाइट एक्सप्रेशन में हम एरिया को तो डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका एरिया इतना होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि एक ऐसी क्वांटिटी लेनी होगी जो एरिया के साथ वेरी ना करे। क्या होगा वहाँ पर, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा सिग्मा। इसको बोला जाता है सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी या फिर रीजनल चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी इसको, यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q/A से, यानी कि एक फिक्स क्षेत्रफल में एक फिक्स एरिया में कितना चार्ज रखेगी। तो हम करेंगे, देखिए Q/A की जगह पर क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, और हमने लिख दिया यहाँ पर कि 2ε0। हमारे पास ये आ गया, फॉर्मूला बन गया न्यूटन पर कूलम। अब एक चीज़ मुझे और बताइए दोस्तों, इसके डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ है, ये वाली तो 0 होगी, तो डायरेक्शन बाहर की तरफ है दोनों साइड में। अगर ये नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ होता, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा जो है जनरल फार्मूला निकल करके आ गया, यानी कि अगर कोई एक प्लेट है एक टाइप के चार्ज की है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी, यानी कि σ/2ε0 उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको किसी भी पूरे 11th और 12th की फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं भी पता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान की तरफ भी ज़्यादा वक्त नहीं हूँ, ठीक है। तो कोशिश करते हैं और आप मुझे बताते रहिएगा कि ये वाला टॉपिक है, ये वाला डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ हाजिर होंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।